हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पी.के. राय, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज राजनीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान, रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान के एक बहुत ज्वलंत टॉपिक पे अपनी बात रखेंगे। एक बहुत ही प्रासंगिक, समकालीन, समीचीन विषय गुट निरपेक्षता, इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, नैम के रूप में जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्षता हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को जानने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, खूब घुमा के पूछे जाते हैं। आज कितना गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है और गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सफलताएं और विफलताएं क्या है, इस विषय पे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज में भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो एस्पिरेंट हैं वो भी इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। गुट निरपेक्षता, इस शब्द का अर्थ क्या है हम आगे अभी बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि जानते हैं, 1939 से 1945 के मध्य हुआ। 45 में यूएनओ की स्थापना हुई, ये हम सब जानते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया, दो ध्रुवों में बट गया। पहला ध्रुव क्या था? यूएसए यानी आज का अमेरिका, और दूसरा ध्रुव रसिया, सोवियत संघ, रूस। ये दो ध्रुव हुए। इनकी हेजेमोनी स्थापित हुई, इनकी दादागिरी विश्व पे चलने लगी। इन्हीं के इर्द गिर्द अन्य देश मंडराने लगे, चक्कर काटने लगे। इसकी व्यवस्था थी पूंजीवादी, और इनकी जो व्यवस्था थी वो साम्यवादी या समाजवादी। तो साम्यवादी रूस बना और पूंजीवादी यूएसए बना। यूएसए के साथ, जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिमी यूरोप के बहुत से राष्ट्र आए, और यूएसएसआर के साथ पूर्वी यूरोप के भी बहुत से राष्ट्र साम्यवादी व्यवस्था के तहत जुड़ते चले गए, इनकी विचारधारा को एडॉप्ट करते चले गए। यानी पूरा विश्व लगा कि दो ध्रुवों में, दो गुटों में बट गया, यानी दो तरह से गुटबाजी शुरू हुई। लेकिन उसी समय एक और बात हुई, विश्व के बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हुए या उनका अभ्युदय हुआ। जब राष्ट्र स्वतंत्र हुए तो उन्होंने सोचा या तो हम यूएसए के साथ जाएं, या तो सोवियत संघ रूस के साथ जाएं, यूएसएसआर के साथ। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो उन्होंने सोचा कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा जाए, अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जाए, और अपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो किया जाए विश्व मानचित्र पर। उन्होंने अपने को एक अलग गुट बनाने की बात सोची, या गुट निरपेक्ष रहने की बात सोची। यानी दोनों गुटों से निरपेक्ष रहना ही गुट निरपेक्षता कहलाया। दो ध्रुवों से दूर रह के एक अलग ध्रुव स्थापित करना, वो गुट निरपेक्षता कहलाया। यानी निर्गुट रहना, दोनों गुटों में न रह के अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, एक स्वतंत्र विचारधारा बनाए रखना, स्थापित रखना, यही हमें गुट निरपेक्षता कहलाया। इसमें अभ्युदय हुआ तीन नेताओं का, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर साहब, यूगोस्लाविया के टीटो साहब। नेहरू, नासिर, टीटो, इनका नाम याद रखना है। इन नेताओं का अभ्युदय हुआ। सुकर्णो और बहुत से नेताओं बाद में जुड़ते गए, नेता लोगों का नाम बढ़ता गया। इनका अभ्युदय हुआ और इन्होंने एक अलग व्यवस्था बनाया, और थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्रों को, नए नव स्वतंत्र राष्ट्रों जो साम्राज्यवाद से हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए थे, उनको जोड़ने का इन्होंने एक सद प्रयास शुरू किया। इन्होंने तीन बातों को अडॉप्ट किया: स्वतंत्र और सक्रिय सामूहिक भागीदारी। स्वतंत्र, सक्रिय और सामूहिक भागीदारी, सक्रिय और सामूहिक भागीदारी, इस बात को इन्होंने कहा। और इन्हीं स्वतंत्र, सक्रिय और सामूहिक भागीदारी को इन्होंने गुट निरपेक्षता की संज्ञा दी। गुट निरपेक्ष रहने के लिए हमें स्वतंत्र रहना है, सक्रिय भी रहना है, और सामूहिक भागीदारी भी दिखानी है वैश्विक मंच पर। इन्होंने ऐसी बात कही। जब दो गुटों को आप समझ लिए, दोनों गुट से निरपेक्ष रहना ही गुट निरपेक्षता है,
इसमें नेहरू, नासिर और टीटो की मदद से स्वतंत्र, सक्रिय और सामूहिक भागीदारी करते हुए किस तरह राष्ट्रों ने एक अपना अलग मंच स्थापित किया जिसके अगुवा नेहरू बने। अब गुटनिरपेक्षता को तटस्थता की बात समझी जाती है। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता, न्यूट्रलिटी, तटस्थता और गुटनिरपेक्षता को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन जॉर्ज लिस्का साहब ने, नाम याद रखना है, जॉर्ज लिस्का एक विद्वान थे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में अंतर स्पष्ट किया। इनकी परिभाषा थी सही और गलत को जानते हुए किसी का साथ नहीं देना, यह तटस्थता कहलाती है, जबकि सही और गलत में सही का साथ देना गुट निरपेक्षता कहलाती है। कोट अनकोट इनकी परिभाषा नोट करिए। सही और गलत में जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का साथ नहीं देना तटस्थता कहलाती है, जबकि सही का साथ देना ही गुट निरपेक्षता कहलाती है। ऐसा जॉर्ज लिस्का साहब ने कहा। ये परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध हुई और ये बातें अपने में सही हैं। अब ये कहा जाता है कि ये किस तरह से स्थापित हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक और चीज याद करने वाली है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य राष्ट्र आज हैं। सदस्य राष्ट्रों की संख्या तो बहुत भारी है, क्योंकि यूएनओ में 193 राष्ट्र हैं, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 राष्ट्र होना ये बहुत भारी संख्या को दर्शाता है। लेकिन कितना सक्रिय है, कितना सार्थक है, आज विश्व मंच पे अपनी बात किस तरह से दबाव बना के मनवाने में समर्थ है, उस पर उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत निर्भर करती है। खैर, 1954 के बांडुंग सम्मेलन में, बांडुंग एक जगह है, बांडुंग सम्मेलन में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता की बात रखी गई। लेकिन सही शुरुआत इसकी 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में सही इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। यानी गुट निरपेक्षता की सही शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से हमें मिलती है। अब बात ये आती है कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत क्या क्या है। तो आप जानते ही हैं, जब दो गुटों से बचने के लिए कोई व्यवस्था बनेगी तो उसके सिद्धांत क्या होंगे, उन दोनों गुटों के से अलग, उन दोनों गुटों के सिद्धांतों से पूर्णतया अलग सिद्धांत होंगे। तो पहला तो सिद्धांत होगा, क्योंकि अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो इनका सिद्धांत होगा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का भारी विरोध। उपनिवेशवाद, नस्लवाद, साम्राज्यवाद और इस तरह के उपनिवेशी या साम्राज्यवादी गतिविधियों का घनघोर विरोध इनका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य इनका क्या है कि सैन्य गुटों से बचना, यानी किसी प्रकार की सैन्य संधियां नहीं करना, कोई वैश्विक गुटबाजी नहीं करना, सैनिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना, किसी की जी हुजूरी नहीं करना, इनका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इनका था कि अपने राष्ट्र में किसी भी बड़े दबंग राष्ट्र का सैन्य अड्डा नहीं बनने देना। जो दो ध्रुव राष्ट्र थे, यूएसएसआर और यूएसए, उनसे संबंधित किसी प्रकार का सैनिक बेड़ा या सैनिक अड्डा अपने भूमि पर नहीं बनाए रखना, यह इनका एक सिद्धांत था। इनका सबसे प्रबल सिद्धांत क्या होगा, स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति इनका प्रबल सिद्धांत रहेगा, उसी पर चलना। स्वतंत्र विदेश नीति पर, स्वतंत्र विदेश नीति मतलब क्या है कि कोई बड़े राष्ट्र इनके विदेश नीति को प्रभावित न करें, इनके संप्रभुता को प्रभावित न कर सके, इनसे अपनी मनचाही गतिविधियों को अंजाम न दिला सके, यही। और निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण स्थापित करना, यानी शस्त्र की होड़ जो आज रेस है विश्व में, इसको नियंत्रित करना, इसको रोकना और उन बड़े राष्ट्रों से अनुरोध करना और उन्हें विनय करना कि आप भी निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ें, इससे वास्तविक वैश्विक शांति स्थापित हो और यूएनओ जैसे किसी खास संगठन की आवश्यकता न पड़े। एक यह यूटोपियन विचारधारा है, एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से आदर्श बातें हैं।
अब ये कहा गया कि सिद्धांत के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता को किस रूप में अपनाया गया, किस रूप में अपनाया गया, ये भी एक विषय वस्तु हो सकती है। तो पहला हम कर सकते हैं कि सुरक्षा मॉडल के रूप में, कि हम लोग एक छतरी के नीचे रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। इस मॉडल के रूप में इसको अपनाया गया। दूसरा विकास मॉडल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि ज्यादा संगठन रहेगा तो विकसित होंगे। विकसित इसलिए होंगे कि एक के पास अगर कोई सामान नहीं है तो वो देगा, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है तो वो ट्रांसफर करेगा, तकनीकी ज्ञान कोई देगा, कोई पैसा देगा, कोई संसाधन देगा। इस तरह से सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और उन बड़े ध्रुवी राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिला के अपने विकास क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये भी एक इनका मॉडल था। और स्वतंत्र विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसने अपनाया। स्वतंत्र विदेश नीति को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इन्होंने अपनाया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। तो इस तरह से तीन बातें हम विशेष तौर से देख सकते हैं। जब कोई बड़ा संगठन, वैश्विक संगठन, एक क्रांति के रूप में संगठन आया, वैश्विक क्रांति के रूप में एक नई ऊर्जा दी नेहरू, नासिर, टीटो कि हम एक नए स्वतंत्र देशों को जोड़ सकें। तो अब ये कितना सफल हुआ, तो इसकी सफलताएं जानना बहुत ही आवश्यक है, कोई गुट कितना सफल हो। तो सफलता के दृष्टिकोण को अब देखते हैं, तो ये देखते हैं कि इसने वास्तव में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद जैसे चीजों का विरोध किया और उसका परिणाम भी शुरुआती वर्षों में हमें मिला। दूसरा, शीत युद्ध काल में जब दो ध्रुवों में बहुत तगड़ा एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी और बहुत ज्यादा यौद्धिक तैयारियां, सैन्य तैयारियां एक दूसरे के विरोध में थी, उस समय में भी विश्व शांति को स्थापित करने में गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव विषय है, इसको विस्तार से जाना जा सकता है। मतलब शीत युद्ध काल में इन्होंने विश्व युद्ध को रोका और बहुत ज्यादा युद्धों को रोका, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की इसमें भूमिका स्पष्ट है, जगजाहिर है। एक उत्तर दक्षिण संवाद की बात आती है। जब आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके एक जटिल विषय है उत्तर दक्षिण संवाद, यानी इसमें मेन चीज है उत्तरी राष्ट्रों और दक्षिणी गरीब राष्ट्रों, यानी तीसरे विश्व के राष्ट्र जिन्हें बोला जाता है। इसमें भारत भी सम्मिलित है। एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड, यानी विकसित, अविकसित या विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक संवाद की कड़ी के रूप में इस मंच को, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच था, इसका इस्तेमाल किया गया और उसमें बहुत हद तक सफलताएं मिलती गईं। अब यूएनओ में पूर्ण विश्वास या निष्ठा की बात जो चली कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्ठा या पूर्ण विश्वास व्यक्त इन्होंने किया। ये नहीं कि हम नए आंदोलन में 120 राष्ट्र हैं तो हम अपना एक अलग व्यवस्था कायम करें, जबकि हमारा अम्ब्रेला या छतरी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को इन्होंने माना और उसके सारे जो उसका चार्टर है, उसमें जो अनुच्छेद हैं, उनके अनुसार अपने कार्य को संपादित करने की इन्होंने एक तरह से कस्में खाई। और निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, वैश्विक शांति में इनके प्रयास को बहुत सराहना मिली और ये इनके सफलता का मूल बिंदु है। इसका मतलब कि 9 स्वतंत्र राष्ट्र मिलके शीत युद्ध काल में दो ध्रुवों से अलग होके अपने नए प्रतिमान स्थापित किए और सफलता के बहुत से झंडे गाड़े। अब असफलताएं भी साथ में देखना उतना ही आवश्यक है, कहां कहां पे असफलताएं इसमें हुई। पहला, इतने बड़ा गुट होने के बाद भी इन्होंने वैश्विक मंच पे कभी दबाव नहीं बना पाया, अपनी बातें वैश्विक मंच पे मनवा नहीं पाए और अपने बीच से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई स्थायी सदस्य तक नहीं बना पाए। यानी वैश्विक दबाव, वैश्विक मंचों पर दबाव की राजनीति नहीं कर सके, यह इनका बहुत बड़ा फेल्योरनेस है, बहुत बड़ी असफलता मानी जा सकती है। दूसरी बात, पाकिस्तान जैसे बहुत से राष्ट्र बड़ी शक्तियों के सियाटो जो बोलते हैं और सेंटो जैसे, ये क्या है इसको विस्तार से बताया जाएगा, जैसे सैन्य संगठनों के सदस्य राष्ट्र बने।
इन्होंने अपने यहाँ सैन्य अड्डे भी दिए, बहुत से राष्ट्र जो नए आंदोलन में भी थे सैन्य अड्डे तक दिए और सैन्य गुटों में सक्रिय भागीदारी निभाए। इसका मतलब कि यह नए आंदोलन की घनघोर असफलता, जो उसकी मूल तत्व है, उसी से विपरीत जाते हुए दिखे, इसलिए घनघोर असफलता में इसको गिना जा सकता है। तीसरा, युद्ध को नैम ने नहीं रोका, युद्ध नहीं रोक पाया। जो जितना युद्ध हुए, जैसे अरब इजराइल युद्ध हो गया या भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, इस तरह भारत चीन युद्ध हुआ, सडनली 61 में बना और 62 में चीन युद्ध हो गया, और कहीं ना कहीं चीन ने इसी प्रत्युत्तर में एक युद्ध भारत पे थोपा कि नेहरू थर्ड वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर बन रहे हैं और उनका बड़ा नाम सम्मान हो रहा है। नेम फेम रिकॉग्निशन को धूल दूषित करने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं माओ के नेतृत्व में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, ताकि भारत को इसकी औकात बताया जा सका। उनके शब्दों में ऐसी बातें बाद में हुई कि हम भारत का औकात बताने के लिए 1 महीने का आक्रमण थोपे, ताकि नेहरू जो इंटरनेशनल हीरो बन रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कदाचार किया जा सके, उनको मान हानि की जा सके। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन युद्ध नहीं रोक सका। यहाँ तक कि गुट निरपेक्षता के तहत जितने राष्ट्र ने कस्में उठाई थी, वो भी आपस में युद्धरत बने रहे और यह आंदोलन मूक दर्शक बना रहा। इस आंदोलन के अगुआ, पैरोकार या बड़े लीडरान या बड़े देश जो थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यह एक बहुत बड़ा इसका फेल्योरनेस हम देख सकते हैं। चौथा, महाशक्तियों की चापलूसी बहुत से इसमें राष्ट्र करते रहे, यह हम देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को ही देख सकते हैं, महाशक्तियों की चापलूसी लगातार करता रहा। उसी तरह बहुत से राष्ट्र चापलूसी में लिप्त रहे, महाशक्तियों की जी हुजूरी में लिप्त रहे। यह इसकी बहुत बड़ी एक असफलता को देख सकते हैं। जब कोई बड़ा संगठन या इस तरह से वैश्विक संगठन बनता है, तो उसकी आज के परिदृश्य में क्या प्रासंगिकता है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता तो अभी भी बनी है। यूएनओ भले है, यूएनओ के बाद सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो नैम भी है। इसकी प्रासंगिकता निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के रूप में बहुत से इसको कार्य करना है। शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के लिए इसको बहुत बड़ा कार्य करना है। इसको शांति जोन स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कई क्षेत्रों में शांति जोन के रूप में स्थापना करने के लिए भारत जैसे बहुत से राष्ट्र लगातार लड़ रहे हैं। हिंद महासागर को शांति जोन स्थापित करने की बात चल रही है। यानी निरस्त्रीकरण के लिए इसको बहुत प्रयास करना है। प्रासंगिकता इतनी बनी हुई है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण की सबसे बड़ी पर्यावरण संकट सबसे बड़ा विश्व के सामने है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सी गैसें जो प्रचुर मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, उसके लिए बहुत से ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत से आंदोलन चल रहे हैं। उसमें इसकी अग्रणी या महती भूमिका हो सकती है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सब लोगों को कार्बन अपने रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए जो प्रयास हो वो फलीभूत हो सकें। इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। पर्यावरण संकट के लिए, भूख मिटाने के लिए, विश्व में गरीबी बेरोजगारी मिटाने के लिए यह अपना प्रयास कर सकता है। खाद्य जल आपूर्ति के लिए भी इसे प्रयास निरंतर कर सकता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और उसके बाद ऊर्जा का जो संकट हमारे सामने आया है, जो सेफ एनर्जी है, जिसमें सीएनजी गैस को हम देख सकते हैं, एलपीजी गैस को देख सकते हैं, या सोलर जो एनर्जी है, उसके लिए इंटरनेशनल ग्रिड बना के ये इंटरनेशनली बाउंड हो सकता है और इसके लिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। बहुत से काम यह यूनाइट होकर एक फोरम पे, एक मंच के माध्यम से कर सकता है। तभी सत्य में नेहरू, नासिर और टीटो की उस कल्पना को हम साकार होते हुए देखेंगे, जब यह वैश्विक मंच पे अपनी अग्रणी भूमिका, सार्थक और सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।